सभी को नमस्कार। तो अपना थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें अपनों ने फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें अपनों ने स्टार्ट कर चुके हैं कौन सा लाइट, ठीक है। और अपना बायोलॉजी वाले भी जो टॉपिक चल रहे हैं, तो जिसमें अपनों ने आज जो क्लास की बात की थी वो था आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। तो चैनल पे वो क्लास अपलोड कर दी गई है, जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं कि आपके पास लाइट में आगे का पोर्शन क्या है। तो दर्पण में अपनों ने एक पढ़ लिया था समतल दर्पण, और उसके बाद अपने पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। अब रही बात आपकी नोटिफिकेशन की, देखो जैसे आलोक राज जी ने कहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है 7 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। देखो फेवर में रहे तो अच्छी बात है, आपका एग्जाम जनवरी में हो जाएगा। नहीं भी रहे तो भी आपके लिए ये है कि आपका सिलेबस तो एक बार कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये नहीं है कि हताश नहीं होना कि एग्जाम आगे जा रहा है या जनवरी में हो रहा है, क्योंकि आपके पास रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। तो आप इस चीज़ के लिए ट्राई करो कि जो आपके पास अभी सफिशिएंट जो आपके पास सिलेबस है जिसके हिसाब से आपने तैयारी की हुई है, तो वो आप डेली रिवीजन करते रहें, इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब अपने बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण से पहले अपने समतल दर्पण पढ़ रहे थे, उसमें एक याद रखना आप कि अगर आपसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछ ले, कैसे, जैसे मान लो ये दो दर्पण है और इनको थीटा एंगल पर, यहाँ पे थीटा एंगल इस प्रकार रखा है कि यहाँ पे आपके पास कोई वस्तु है, मान लो कोई भी वस्तु है। अगर आपसे पूछे बताओ इनके द्वारा बनने वाली जो इमेजेस है वो कितनी है, प्रतिबिंब, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो सामने आपके पास प्रतिबिंब है और एक ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे आपके पास इमेजेस कितनी होगी। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक बंद कमरा है और बंद कमरे में आसपास क्या लगे होते हैं, कांच लगा होता है या शीशा लगा होता है, जिसमें बहुत से प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर दो आपके पास समतल दर्पण है तो इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखना आप, n बराबर 360 बटे थीटा और माइनस क्या करोगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा है आपके पास दो दर्पणों के मध्य बनने वाला कोण। अगर मान लो इन दोनों के मध्य बनने वाला जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री, तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो n का मान क्या होगा, तो 30 आप यहाँ पे रखो, 360 बटा 30, तो यहाँ से कैंसिल करो, कितना आएगा 12, और माइनस कितना 1, तो 12 में से 1 गया कितना रह जाएगा 11, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे 11। इसी तरह जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 110, ठीक है। अब 110 करोगे तो ये आएगा आपके पास पॉइंटों में, यहाँ पे 360 लिखता हूँ और बटे 110, तो कितने बगे ये 11 है 33, फिर जाएगा 30 और 11 33, 11 दूना यानी 2 पे जाएगा, ठीक है। 3.2 पे गया और माइनस 1 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया पॉइंटों में, तो प्रतिबिंब कभी भी पॉइंटों में नहीं होता, ध्यान रखना। कभी भी ऐसा कंडीशन है तो 2.1 है चाहे 2.2 है तो इसके अप्रोक्स मान यानी क्या लिखोगे 3। जैसे मान लो 3.4 है तो इसका अप्रोक्स मान कितना लिखोगे 4, ठीक है। 7 पॉइंट अगर आपके पास आ जाए 7 तो क्या लिखोगे 8, तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा आपके पास 3, ठीक है। तो ये है प्रतिबिंबों की संख्या, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब अपने बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण से पहले कुछ क्वेश्चन भी हैं जो करवाने वाले हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही देख लेते पहले। लिखा हुआ है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतित होती है, तो इस किरण में विचलन कौन होगा, तो यहाँ पे दर्पण, ठीक है। और ये कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण, एक ये क्वेश्चन और एक आपको क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज दिखाता हूँ, ये वाली, दोनों लैंग्वेज सेम है, थोड़ा सा फर्क है। देखो यहाँ पे लिखा है एक समतल दर्पण क्षैतिज से कितना डिग्री कोण बना है 30 डिग्री का, यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण कितना होगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वो तो फर्क हो गया, आपतित और परावर्तन के मध्य कोण कितना है, और ये क्या पूछ रहा है विचलन, तो यहाँ पे अपना बना ही लेते हैं। तो आपके पास है समतल से, तो ये मान लो कोई समतल है, ठीक है। एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतित होती है, तो ये कोण हो गया यहाँ पे आपके पास, ये जो किरण आपतित हुई है यानी समतल से कितना कोण बना रही है 30, ठीक है। आपतित किरण समतल से कितना बना रही है 30। उसके बाद कह रहा है इस किरण में विचलन कौन होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, यह विलंब हो गया और ये हो जाएगा आपके पास परावर्तित, ठीक है। अब यहाँ से आपको कोण निकालना है, तो एक चीज ध्यान रखो, अभिलंब से आपके पास समतल से बनने वाला कोण कितना होगा, ये होगा 90, 90 में से 30 तो ये आ गया, तो बाकी कितना रह गया यहाँ पे 60,
ठीक है। आपतन कोण 60 है तो ये कोण भी कितना होगा आपके पास 60, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास विचलन कोण आएगा, तो विचलन कोण के लिए आपके पास ये है विचलन कोण यानी डेल। अब डेल का मान यहाँ से कैसे निकालोगे, तो अपने पास इसका भी फॉर्मूला है कि डेल बराबर क्या होता है 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 और 2 थीटा, थीटा मान 30 नहीं रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थीटा कौन सा है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, क्योंकि दोनों मान बराबर है तो कोई भी रख दो आप। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 2 × 60, तो 180 माइनस 120 करोगे कितना आएगा 60, ठीक है। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ये 60 ये 60, तो ये भी कितना होगा 60, तो 180 बन गया ये, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण पर एक किरण अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन का कोण क्या होगा। ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये समतल है और इस पर कोण कैसे अभिलंब, अभिलंब ऐसे ही आपतित होगी। अब ऐसे आपतित होगी, अब ये जाएगी इधर तो ये टकरा के वापस ही जाएगी ऊपर की ओर, तो इसका मतलब इसके द्वारा बनने वाला जो एंगल वो कितना होगा 0, ठीक है, बनने वाला एंगल कितना होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यदि ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होगा। तो यहाँ पे अपनी बात करें डायग्राम की, तो यहाँ पे क्या है समतल दर्पण, तो किससे क्षैतिज से, तो पहले क्षैतिज बना लेते हैं अपने। तो ये है आपके पास क्षैतिज, और क्षैतिज पे आपके पास समतल दर्पण है किस पे 30 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तो ये है आपके पास समतल दर्पण, ठीक है। तो ये कितना एंगल पे है, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं इसको, ये है आपके पास 30 डिग्री, 30 डिग्री किससे क्षैतिज से, और क्या है ये समतल दर्पण। उसके बाद क्या है यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है, ठीक है, तो आपके पास ये है दर्पण, इससे क्या टकराएगी ऊर्ध्वाधर किरण, तो उससे पहले अपने खींचते हैं इस पे अभिलंब, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अभिलंब। अब यहाँ से जो आपके पास आएगी किरण, ठीक है, तो ये है आपके पास, ठीक है, ये यहाँ से क्या होगी आपतित और यहाँ से क्या हो जाएगी परावर्तित, ये होगी परावर्तित, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है समतल दर्पण, यहाँ से आपके पास आपतित हुई, यहाँ से क्या होगी परावर्तित, और ये आपके पास अभिलंब। अब यहाँ से क्या करना है आपको, क्वेश्चन ये ध्यान रखो कि आपको पूछा कि दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या है, तो दर्पण आपके पास कौन सा ये रहा और परावर्तित किरण कौन सी ये, तो इन दोनों के मध्य ये एंगल बताना आपको कि ये कितना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि आपके पास जो समतल दर्पण है यहाँ से बनने वाला कोण कितना है, तो आपको पीछे अपने बात की थी क्वेश्चन की कि आपके पास यहाँ पे बनेगा कितना 90 डिग्री, 90 में से 30 तो आ गया, बाकी कितना रहेगा 60, तो ये कितना है आपके पास 60, ठीक है, तो ये 60 रह गया। उसके बाद बात करें आपके पास ये कोण कितना होगा, तो ध्यान रखना अपनों ने बात की थी थीटा प्लस अल्फा कोण की, ठीक है, क्योंकि अगर आप जितना अगर कोण यहाँ से उठाओगे, ठीक है, समतल दर्पण जितना क्षैतिज से उठाओगे उतना ही कोण आपका यहाँ पे क्या होगा बराबर, यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, बस यही कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितना होगा 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं बराबर। अब यहाँ से अपने पास ये कोण निकल जाएगा, देखो एक ही भुजा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180, तो निकाल सकते हैं, देखो ये 60 ये भी 60, तो ये भी कितना होगा 60, क्यों 60 और 60 120, 120 और 60 कितना हो गया 180, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 60 डिग्री। इसलिए कहा था वो क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज ये है कि यहाँ पे आपके पास समतल दर्पण दे दिया और यहाँ पे क्षैतिज, ठीक है, तो इन दोनों में आपके पास जो एंगल बनेगा जो आपके पास पूछा गया है वो कितना आएगा 60 डिग्री। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी है, तो ये मान लो समतल दर्पण है और ये कह रहा है 0.5 मीटर की दूरी पर है, 0.5, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है और इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा यहाँ पे, तो अपने को पता है जितनी दूरी यहाँ पे होगी उतनी दूरी प्रतिबिंब से होगी, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल यहाँ से निकाल लो 0.5 कितना हो गया 1, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है, तो व्यक्ति के सापेक्ष, यहाँ पे क्या लिखा है सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, तो यहाँ से कह रहा है कि ये स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड, तो जितनी स्पीड से आएगा प्रतिबिंब भी उतनी स्पीड से आएगा, ठीक है। तो सापेक्ष क्या हो जाएगा, सापेक्ष बताया था क्या होता है ऐड होता है, तो 15 और 15 कितने होंगे 30, तो 30 मीटर पर सेकंड, ये s माइनस में क्यों, क्योंकि m बटा s है मीटर पर सेकंड, s ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 72 डिग्री कोण पर झुके हैं, दोनों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? तो प्रतिबिंब के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? 360 बटे थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 360 बटे क्या आ जाएगा आपके पास? 72 माइनस 1। तो ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा आपके पास 7 5 35, यानी 5 पे जा रहा पूरा, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 4। तो ये तो क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखने हैं, और ये क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे अभी जो अपने टॉपिक खत्म होने के बाद जितने अपने क्वेश्चन बच जाते हैं, कौन से? 3rd ग्रेड वाले और रीट वाले, ठीक है। प्री वाले भी अपने क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। बस अपने को क्या ध्यान रखना है? कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, उसके हिसाब से अपना जो भी क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा आराम से। अब अपने बात करेंगे किसके बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में। तो ये आपके पास देखो, तो यहाँ पे बात करते हैं अपने गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में भी सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? अवतल। अवतल या इसी को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। और अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, आपके पास ये गोला है और यहाँ से क्या आपने को ये कट करना है साइड से, तो इसका सेंटर बिंदु तो यही है। अगर इसको इतना अपने कट कर दें तो आपके पास रह जाएगा ये, और इसके बाहर अपने को करनी है पॉलिश। क्या करनी है? पॉलिश। तो आपके पास यहाँ पे कट के बाद ये आ जाएगा, और यहाँ से अपने को क्या करेंगे? इसको पॉलिश, ठीक है। और इसका सेंटर बिंदु ये, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे अपने ध्यान रख लेते हैं, यहाँ पे पॉलिश कर दी, तो ये बाहर की तरफ पॉलिश की गई है ताकि जो भी आपके पास लाइट आए तो वो यहाँ से आए, बाहर से आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास, तो इसका केंद्र है यहाँ पे, तो पहले अपने बना लेते हैं इसका मुख्य अक्ष। तो ये है क्या? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और ये है इसका सेंटर बिंदु जिसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। सी आ गया, और ध्यान रखना यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी ये खिलाएगी आपके पास वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और ये है आपके पास पोल जिसको लिखेंगे पी से, या इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। और वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं आर से, और आर का हाफ होता है आपके पास फोकस दूरी, और ये है आपके पास फोकस बिंदु, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगी आपके पास? स्मॉल एफ, यानी ये क्या है? फोकस दूरी, और ये है फोकस बिंदु, ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो जो जो चीज लिखे यहाँ पे समझ आ गई होगी आपके पास, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं इसको। एक तो है आपके पास सी, सी क्या है यहाँ पे? वक्रता केंद्र। और क्या रहेगा आपके पास? कैपिटल एफ, ये है आपके पास फोकस बिंदु। और क्या है? आर, आर मतलब वक्रता त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को यहाँ पे क्या अपने क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और पी का मतलब क्या? पोल, पोल मतलब ध्रुव। और स्मॉल एफ क्या हो गया आपके पास? फोकस दूरी, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी? अवतल दर्पण की। अब अवतल दर्पण में अपने को ध्यान रखना है सिर्फ ये एक लेटर ध्यान रखना है, ए का मतलब होता है ये अंदर की तरफ क्या करेगा? परावर्तन। बस यही ध्यान रखना, बाकी अब काम कंप्लीट। यहाँ पे क्या होगा? जैसे मान लो कोई वस्तु है रखी हुई यहाँ से, और यहाँ पे क्या है? उसके द्वारा किरण आ रही है सामने से, ठीक है। तो ये स्टोर कहाँ पे करेगा? तो ध्यान रखना, ये स्टोर करेगा कहाँ पे? फोकस बिंदु पे। उसी तरह जैसे मान लो नीचे से कोई आपके पास किरण आई और यहाँ से टकरा के ये कहाँ पे आ गया? फोकस पे, ठीक है। तो जो आपके पास प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? आपको यहाँ पे वैल्यू ध्यान रखनी है कि आपके पास जो किरण आई है क्या वो सीधी जा रही है? आप कहोगे नहीं, किरण सीधी नहीं जा रही, यहाँ से टकरा के कहाँ जा रही है? वापस, ठीक है, फोकस बिंदु पे जा रही है। तो यहाँ से टकराएगी तो यहाँ पे जहाँ पे टकराएगी वहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना, अगर किरण विपरीत जा रही है तो वैल्यू सारी की सारी किस में रखोगे? माइनस में। कौन कौन सी? एक तो ध्यान रखना यहाँ पे बिंब, बिंब की दूरी u से, और प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखोगे? v से। एक मिनट, यहाँ पे आप ध्यान रखना u है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, और v है आपके पास प्रतिबिंब की दूरी। ये है आपके पास बिंब की दूरी और ये है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और यहाँ पे f का भी मान क्या रखोगे आप? माइनस में,
ठीक है। माइनस में क्यों रखा, क्योंकि आपके पास जो किरण आ रही है वो जा रही है इसके अपोजिट, बस यही ध्यान रखना है, ये कारण है और कोई कारण नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे अवतल में आपके पास जो फोकस दूरी रखोगे वो माइनस में, यू भी माइनस में और वी भी कैसे रखोगे, माइनस में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने किसकी, उत्तल दर्पण की। अब एक वर्ड आ रहा है अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है यानी जो किरणें आएंगी वो सारी की सारी क्या कर देता है, इकट्ठी कर देता है एक जगह पे, इसलिए तो बोलते हैं अभी करता हूँ सारी इकट्ठी, ये ध्यान रखो, अभी करता हूँ सारी इकट्ठी किरणों को, तो किरणों को इकट्ठा करता है, इसका मतलब ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। अब बात करते हैं अपने किसके बारे में, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण को ही क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी, ठीक है। डाइवर्जेंट और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं अपने, तो ध्यान रखना, कॉन्वेक्स, और वो क्या है, कॉनकेव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलिश होगी वो होगी अंदर की तरफ, और इसमें जैसे अपनों ने लेटर याद रखा कौन सा, ए का मतलब अंदर परावर्तन होगा, तो परावर्तन हो ही रहा है अंदर, और उत्तल में ध्यान रखना ओ का मतलब ऊपर की तरफ परावर्तन होगा, बस ये यहाँ पे आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कोई किरण आएगी, ठीक है, और ये भी मान लो कोई किरण आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये थोड़ा पास से टकराती है तो ये क्या है, फोकस बिंदु पे चले जाती है, अगर थोड़ा इससे मार्जिन दूर चला जाता है तो ये यहाँ से क्या हो जाती है, विक्षेप, यानी यहाँ से हट जाती है, तो ये भी यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। और ये बीच में क्या आ जाएगा, ये बीच में आपको पता है मुख्य अक्ष, तो ये है आपके पास मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये है आपके पास क्या, पी। अब ध्यान रखना, आप फोकस दूरी और वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या ये कहाँ पे मेजर करोगे, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा हो, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये देखो, देखो यहाँ से तो प्रतिबिंब बन नहीं सकता, क्योंकि किरण एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, मिलेगी किधर, तो मिलेगी ये पीछे, तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और जहाँ पे मिलेगी वो क्या है आपके पास, फोकस बिंदु, और ये क्या है आपके पास, वक्रता, वक्रता क्या है आपके पास, त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक के आपके पास वक्रता त्रिज्या। इसमें क्या ध्यान रखना आपको कि जो आपके पास ये किरण मिल रही है लास्ट में पीछे जाके, ये क्या है, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक है, और काल्पनिक में अपनों ने बात की थी, तो इसकी प्रकृति ध्यान रख लो, प्रकृति कैसे होगी, काल्पनिक, और काल्पनिक को ही अपनों ने बात की थी कैसा है, ये आभासी, आभासी का मतलब होता है झूठा, आभासी है तो ये क्या मिलेगा आपको, सीधा, यानी वस्तु के एकदम क्या मिलेगा, बराबर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आपके पास प्रतिबिंब है u v और स्मॉल f, इनका मान कैसा होगा, तो देखो यहाँ से मेजर करो, जो किरण है वैसे दिखाई तो आपको देगी ये इधर चली गई, लेकिन अपने को वस्तु नहीं दिखेगी तो फायदा नहीं है, वस्तु दिखेगी पीछे, पीछे दिखेगी, देखो इसी के फ्लो में आ रही है फिर किरण, ठीक है, जैसे कि फ्लो में आ रही है, तो इसका मतलब जो आपके पास u v f का जो मान होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, बस यहाँ पे मान जो रखोगे पॉजिटिव, और उसमें क्या रखोगे आप, नेगेटिव। तो इसकी प्रकृति कैसी है, काल्पनिक, आभासी, सीधा, और इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये तो जेन्युइन दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं प्रकृति, तो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बात करेंगे अलग अलग कंडीशन के बारे में, तो सबसे पहले अपने यही बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन क्षमता, तो अब अपने बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। तो यहाँ पे इसकी आवर्धन क्षमता अपनों ने समतल दर्पण में पढ़ा था, प्रतिबिंब बटा बिंब, बस वही ध्यान रखना यहाँ पे भी, यहाँ पे m बराबर हो जाएगा आपके पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटा क्या आ जाएगा आपके पास, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ठीक है। इसको तो लिखते हैं h डैश से और इसको लिखते हैं s से, फॉर्मूला पूछे तब, बाकी आपसे यहाँ पे पूछेगा मान जो m का जो मान है माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्रतिबिंब मतलब v, और बटे क्या आ जाएगा u, ठीक है। तो ये है आपके पास इमेज की डिस्टेंस और ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यहाँ पे माइनस किसको शो करता है, दो ध्यान रखना, ये अपने जो फॉर्मूला लगाइए
वहां से शो करेगा ये, यानी ये सूत्र से। सूत्र कौन सा? दर्पण सूत्र। तो इसी के साथ अपने बात करते हैं दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र क्या होगा? तो 8वीं 9वीं में तो पढ़ा ही अपनों ने, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। ठीक है, यह क्या ध्यान रखोगे यहाँ पे? ये स्मॉल f है, यह ध्यान रखोगे आप, f बराबर uv/u प्लस v। अब ये फॉर्मूला कैसा है? इसका एलसीएम लो आप। एलसीएम लोगे तो आपके पास फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा, uv/u प्लस v। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जो आवर्धन क्षमता है ये कैसा होता है? मात्रक लेस, यानी इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होगी अपने पास, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता के बाद अपने बात करें इससे जुड़ने वाले नेचर के बारे में, यानी प्रकृति कैसी होती है। तो अपने स्टार्टिंग से चलते हैं। अपने पढ़े थे क्या? समतल दर्पण, जहां से अपनों ने m के मान निकाले कि समतल दर्पण के लिए जो m का मान है वो क्या होता है? हमेशा +1। ठीक है, अब +1 क्यों होता है? क्योंकि हमेशा ये उसके बराबर होता है और एकदम सामने दिखाई देगा, और जो भी है वो क्या है आपके पास? काल्पनिक। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखो, अगर आपके पास m का मान क्या जाए? पॉजिटिव, क्या जाए? पॉजिटिव, और आपके पास m का मान क्या जाए? नेगेटिव। इसके लिए अगर आपके पास पॉजिटिव मान आ जाए तो आपके पास जो वस्तु होगी वो कैसे मिलेगी आपको? सीधा, सीधा और कैसा? आभासी। तो वो तो अपने को समतल दर्पण से पता चल रहा था। माइनस अगर आ जाए तो इसमें क्या ध्यान रखोगे? उल्टा और कैसा? वास्तविक। प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं आएगा, तो यहाँ से माइनस से ये पता चल रहा है कि वस्तु जो मिलेगी वो कैसी? उल्टी। जैसे अपनों ने अवतल दर्पण में बात की, ये तो उत्तल हो गया, ये अवतल। तो इसमें क्या होगा? जैसे ये किरण गई तो प्रतिबिंब सारे के सारे काम बनेंगे नीचे। अगर इसके बराबर बन रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? बराबर, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपके पास प्रतिबिंब बनेगा अवतल में वो यहाँ पे नीचे, यानी वस्तु से उल्टे बन रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास कौन सा? आवर्धन। और इसमें अपने बात कर रहे थे प्रकृति के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं m के संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो ये अपने बात भी करेंगे जो आपके पास अवतल दर्पण है उससे बनने वाली कंडीशन, तो उसमें m के मान कौन कौन से कहाँ पर क्या होंगे वो भी अपने बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास m का मान जो रहेगा, अगर मान लो m का मान 1 से कम है, तब यहाँ पे जो आपके पास वस्तु बनेगी, और वस्तु से क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनेगा कौन सा? छोटा। ठीक है, उसके बाद अगर m का मान बराबर है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा? बराबर। तभी तो m का मान 1 है। देखो यहाँ से आपके पास दो कंडीशन आ गई। प्लस का मतलब क्या है? कि वस्तु सीधी होगी और आभासी होगी, और 1 का मतलब क्या है? कि वस्तु की क्या होगी? बराबर। ठीक है, अगर m का मान 1 से क्या हो जाए? यहाँ पे क्या लिखा हमने? 1 से कम, तो ये क्या होगा? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा होगी तो जो आपके पास प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? बड़ा। ठीक है, तो ये जो है m के मान, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ से आपकी प्रकृति अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको आवर्धन क्षमता समझ है। आवर्धन का मतलब होता है अपने कितना उसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यानी जूमिंग, जूमिंग प्रोसेस, मैग्नीफाइड जैसे बोलते हैं उसका सिनोनिम जो होता है। तो ये तो बात होगी आवर्धन क्षमता की। अब अपने बात करते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनते हैं उनकी कंडीशन क्या है। तो ये है आपके पास अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो ये तो आगे क्या? मुख्य अक्ष। तो ये तो अपने को पता ही है। तो अवतल दर्पण है तो यहाँ पे क्या होगी? पॉलिश। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ये मान लेते हैं इसका क्या है? केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या, और इनका हाफ क्या मिलेगा आपको? वक्रता, ओ सॉरी, फोकस बिंदु। ठीक है, और ये आपके पास पोल यानी P, और यहाँ पे आपके पास ये मान लेते हैं अनंत, ये P है, ये अनंत है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगी? वस्तु की स्थिति। यहाँ पे वस्तु की स्थिति होगी, और नीचे आपको क्या मिलेगा? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति।
ठीक है। तो वस्तु की स्थिति अब यहाँ पे आपको कहोगे कि अपने इसमें वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं। देखो, तो यहाँ पे अपने वस्तु रखते हैं कि कौन सी वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो, एक तो वस्तु कहाँ रखेंगे अपने अनंत पर, तो मान लो एक तो वस्तु रख दी अपनों ने अनंत पर। दूसरी वस्तु कहाँ रखोगे यहाँ पे, यानी ये वस्तु रखी अपने अनंत और वक्रता केंद्र के, और एक अपने रखने वक्रता केंद्र पर, ठीक है। और एक अपने रख रहे हैं अपने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य, यानी चौथी सिचुएशन। और पांचवी ये रही, यानी कहाँ रखोगे, फोकस बिंदु पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको प्रतिबिंब याद करने की, प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा ये याद कर लो। आपको वो डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं है कि किरण यहाँ से गई वहां से गई, क्योंकि अपने को एग्जाम फाइट करना है, डायग्राम नहीं बनाना। वहां पे आपको स्केल और वो पेंसिल नहीं लेके जानी आपको। तो यहाँ से एक का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो ध्यान रखना कहाँ बनेगा यहाँ पे, तो 1 डैश लिख दिया। दूसरे का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, जहाँ पे आपके ये है आपके पास वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, ये आ जाएगा 2 डैश। और इसका प्रतिबिंब तीसरे का यही बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पे। चौथे का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र। और पांचवा जो बनेगा आपका कहाँ पे, अनंत, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ ले कि जो आपके पास वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य जो बिंब रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो क्या बताओगे, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, ठीक है। तो ये है आपके पास कंडीशन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, अवतल में अपने को एक चीज पता है, जो भी आपके पास कंडीशन बनेगी या तो क्या होगी, वास्तविक वाव, ठीक है, यानी उल्टा, वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब उल्टा। ये तो कंडीशन है। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है इन पांचों पे, जो अपनों ने ये 5 अपनों ने बिंब रखे हैं। आप कहोगे इसके अलावा भी होती है क्या, बिल्कुल। तो एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है 6 कंडीशन का मतलब ये है कि फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य अगर अपने यहाँ पे वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्यान रखना कहाँ बनेगा, पीछे। और अगर ये इसके पीछे बन रहा है तो ये जो कंडीशन ये क्या, काल्पनिक, 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 या क्या बोलो, आभासी, या आप क्या बोल सकते हो, आभासी, सी मतलब सीधा, ठीक है। और क्या बनेगा, ये वस्तु से बड़ा, बस ये ध्यान रखो, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। अब देखो आभासी है, सीधा है, तो बताओ m का मान क्या होगा। अब यहाँ से आप आराम से बता सकते हो कि m का मान क्या होगा, पॉजिटिव। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको पास जो अपनों ने लिखा था कि आपके पास जो आवर्धन क्षमता है कि m का पॉजिटिव मान किसको शो करेगा, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा, ठीक है। तो ये एकमात्र स्थिति अवतल दर्पण में, बस ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यही, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से m के मान निकालते हैं मैंने, m का मान यहाँ पे क्या आपके पास, बराबर, पहले यहीं से लो, ठीक है। बराबर क्या है कि ये वस्तु है ये प्रतिबिंब है, दोनों क्या हो गए, बराबर। अब यहाँ से आगे जाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो m का जो मान है वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे m का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का मान 1 से बहुत छोटा, यानी ये तो जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, छोटा, और ये क्या बनेगा, इससे छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे m का मान क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो 1 से बड़ा यानी वस्तु क्या होगी यहाँ पे, बड़ी, और यहाँ पे जो m का जो मान है 1 से क्या होगा, ज़्यादा बड़ा, यानी इससे क्या बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। यहाँ से आपके पास पूरा का पूरा जो सरफेस है, थ्योरी के बजाय आप ये याद रख लो, बहुत बढ़िया, क्योंकि बार बार अगर इसको आप बनाते भी हो तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती है। तो यहाँ पे एक ही इसके एग्जाम्पल ध्यान रख लो आप, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में एक तो आ जाएगा शेविंग मिरर, शेविंग मिरर, और एक डेंटिस्ट चश्मा यूज करता है, आपने देखा होगा, चश्मा यूज करता है तो उल्टा करके देखता है वो, जैसे दांत के आसपास रखता है तो वहां पे क्या करता है, वो चम्मच में देखते हैं, फिर आपको पता है कैविटी है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंटिस्ट चम्मच, ठीक है। तो ये दोनों उदाहरण हो जाएंगे किसके, ये 6 जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे जो मान है वो लिख दिए, काल्पनिक, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा होगा, m का मान पॉजिटिव होगा, और इसके ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे पांचों कंडीशन के लिए जो क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, वस्तु के नीचे, यानी उल्टा, ठीक है। तो ये तो था अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। आज के कॉन्सेप्ट जो अपनों ने बात की गोलीय दर्पण में, और गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल की कंडीशन बात की, फिर अपनों ने इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है वो बात की। नेक्स्ट अपने बात करेंगे उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो भी अपने बात करेंगे, उससे आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपने कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आज जो करवाया है वो समझ में जरूर आया होगा, तो रिवीजन भी जरूर करते रहे।
धन्यवाद।